हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देंगे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देंगे, हिंदी विषय का पेपर देंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 22 फरवरी को हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे। हिंदी विषय की कॉपी आपको कैसे लिखना है ताकि आपके 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉपी का जो पहला पृष्ठ कवर होता है उसको आपको कैसे भरना है, OMR सीट कैसे भरनी है, सारी चीजें मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है, यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उनको आपको कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं लिख कर ला चुका हूं आप सभी के लिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है ताकि आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो OMR सीट आपको मिलेगी जिसमें आपको क्या भरना है, यहाँ पर ये 2023 की OMR सीट है जिसका नमूना यूपी बोर्ड ने जारी किया था। इसी पैटर्न पर आधारित होगी 22 फरवरी को जो आपको OMR सीट मिलेगी। तो यहाँ पर जिले का कोड और जिले का नाम भरा जाएगा। हो सकता है कि ये सारी चीजें भरी हुई पहले से ही मिले, यदि नहीं भरी होंगी तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। फिर केंद्र का कोड यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर यहाँ पर भरना पड़ेगा, विषय का कोड और विषय का नाम यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें भरी हैं तो आपको कुछ भी नहीं भरना। प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर आपको डालना होगा और पेपर का जो मार्का सीरीज यानी पहला अक्षर यहाँ पर और दूसरा अक्षर इसमें भरना होगा। जो अक्षर आप यहाँ पर भरेंगे वही यहाँ पर गोला काला करेंगे और यहाँ पर जो अक्षर आप भरेंगे उसका गोला यहाँ पर काला करेंगे इस कॉलम के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करने हैं, अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हिंदी में आप कर रहे हैं तो हिंदी में कीजिएगा, अंग्रेजी में करते हैं तो आप अंग्रेजी में कीजिएगा और ऐसा आपको प्रत्येक विषय में करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आप बढ़ेंगे OMR सीट में, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है जैसा कि आपको यहाँ दिखे हैं ये जो कॉलम। तो जो भी यहाँ भरेंगे आप वही यहाँ पर आपको भरना है। यदि भरा हुआ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और इसी तरह से पहला अक्षर दूसरा अक्षर भर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न में आपने बी वाला ऑप्शन सही किया तो आप यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही किए हैं तो बी लिख देंगे। पहले में बी सही है तो बी, दूसरे में जो भी, इस तरह से कुल 20 प्रश्न का आंसर जो भी आप भरेंगे, जो विकल्प यानी जो गोला काला करेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के सभी विकल्पों को भर देना है। यानी जिसमें आपने जो विकल्प काला किया है, जो गोला काला किया है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये हो गई OMR सीट। अब बारी आती है कॉपी का जो पहला पृष्ठ कवर है उसको आपको कैसे भरना है। और सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में आपको कहीं पर भी काट पीट नहीं करनी है, वरना आपके ये 20 नंबर पूरे गलत हो जाएंगे। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप OMR सीट में काट पीट करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं या OMR सीट में व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग करते हैं तो आप पक्का मानकर चलो कि ये 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के। बाकी जो कॉपी आप लिखते हैं उसके नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ी सावधानी से आपको OMR सीट को भरना है और बड़ी सावधानी से आपको विकल्पों में यानी जो भी विकल्प सही होगा उसके अनुसार यहाँ पर गोले काले करने हैं। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो कॉपी मिलेगी उसका पृष्ठ कवर यानी पहला पेज आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है
परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको स्वयं भरना है। कैसे भरना है? यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसे लिखा जाएगा? अंकों में लिखा जाएगा। तो मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है, उदाहरण के लिए, वैसे तो आपको अपना रोल नंबर पता ही हो गया होगा क्योंकि सभी विद्यालयों ने प्रवेश पत्र का वितरण कर दिया है। तो जो भी रोल नंबर आपका होगा यहाँ पर भरेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर होगा अंकों में, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक कैसे लिखना है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में आपको कैसे लिखना है? जैसे 1 लिखा है आपने यहाँ पर, तो 1 लिख दीजिएगा, कामा लगा देंगे। फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। जो भी संख्या है उसे यहाँ पर शब्दों में लिखिएगा। 3 है तो आप 3 लिख दीजिएगा। 4 है तो आप क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 5 है तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। 6 है तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 6 आपको लिख देना है। और यहाँ पर 7 है तो 7 लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 8 है तो यहाँ से आप लोग 8 लिख देंगे। इस तरीके से कामा लगाते रहिएगा। फिर है 9, फिर क्या है? 0 है तो 0 नहीं लिखा जाता, 0 लिखा जाता है। क्या? 0 लिखा जाता है। इस तरह से आप अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में बिल्कुल अच्छे से भरेंगे। किसी भी तरह की आपको काटपीट नहीं करनी है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, ये मानकर चलो। क्योंकि यदि आपने इस प्रश्न कवर को अच्छे से नहीं भरा, इसमें ओवर राइटिंग की या इसमें बहुत सारी काटपीट की या व्हाइटनर का भी प्रयोग किया, तो ये मानकर चलो आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि नियम बहुत सख्त हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय कौन सी है? पहली विषय है, पहला पेपर 22 फरवरी को है हिंदी विषय का। किस विषय का? हिंदी विषय का पेपर है। प्रश्न पत्र केवल, यहां पर आप लिख दीजिए क्या? केवल। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो पेपर में जो संकेतांक अंकित रहेगा उसको आपको इस बॉक्स में भरना है। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 801 DY पेपर में हमेशा इस साइड में यानी दाहिने साइड में ये जो संकेतांक लिखा होगा इसको ही आपको बॉक्स में भरना है। और इसी का पहला और दूसरा अक्षर ये आपको OMR शीट में भरने हैं। तो यहाँ पर क्या है? 801 DY। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 801 DY। इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या भरना है? परीक्षा का दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रही है? बृहस्पतिवार को आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 22 फरवरी यानी 22 आप लिख देंगे, 02 और 2024। इस तरह से कामा आपको लगा देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, पाली, आपके सभी पेपर प्रथम पाली में होंगे। किस पाली में? प्रथम यहाँ पर लिख देंगे, या प्रथम पाली भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम जिस विद्यालय में आपका सेंटर गया होगा, जहां आप पेपर दे रहे होंगे, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उदाहरण के लिए जवाहर इंटर कॉलेज, जवाहर इंटर कॉलेज। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने विद्यालय का नाम लिख दिया। और जवाहर इंटर कॉलेज लखनऊ में है तो लखनऊ, यानी आपके प्रवेश पत्र में ये सब लिखा रहेगा। केंद्र का नाम भी लिखा रहेगा, परीक्षा की तिथि भी लिखा रहेगा, दिन हो सकता ना हो लेकिन आपको पता तो रहेगा ही। तो इतनी चीजें आपको बहुत ही सावधानी के साथ भरनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया। किसने किया? कक्ष निरीक्षक के द्वारा किया गया। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक ही रूम नंबर या अपने हस्ताक्षर डेट के साथ कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनका आंसर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा, जिनका आंसर मैं आपको चलो फटाफट से बता दूं क्योंकि समय कम है और आपको अधिक तैयारी करनी है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो चलिए मैं इनका फटाफट से उत्तर आपको बताता चलूं और आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर क्या होगा? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो सन 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम आदिकाल या आधुनिक काल या भक्ति काल या फिर रीति काल के कवि हैं? तो मतिराम जो हैं रीति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश, इनमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो पंक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं और इनमें से कोई भी शब्द किसी भी उदाहरण में है और पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न अगला है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दीर्घ आ। प्रश्न संख्या 15 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा 5 प्रकार के। पीतांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? अश्रु। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो इसका उत्तर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से वह सर्वनाम है। इसके बाद ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि खंड बा में है, 50 नंबर हैं जिसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको जो भी गद्यांश हल करना है, यानी जिस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, आप उस गद्यांश को कुछ इस तरीके से लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर इसका जो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले खंड बा आप हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं एक और
वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, इस तरीके से भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। इसे अच्छे से स्केल के साथ अंडरलाइन कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 कर रहे हैं यानी पहला गद्यांश कर रहे हैं तो 1, अथवा कर रहे हैं तो आप अथवा डाल देना, ये आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे संकेत, आप हेडिंग डाल देंगे। फिर जिस गद्यांश को आप हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्द, यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं? यह कोई बात नहीं है। और अंतिम के शब्द क्या हैं? देखता था। यहां पर आप देख रहे हैं देखता था अंतिम का शब्द है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? संदर्भ हेडिंग डाल देना है। बिल्कुल अच्छे से आप करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो काले पेन से है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से है आप नीले पेन से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। के गद्य खंड भी आप काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है? मित्रता शीर्षक पाठ से है यह जो गद्यांश है, और काले पेन से आपको लिखना है। फिर इसके बाद इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद आप देखोगे दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका रेखांकित अंश है ये। अब इसकी व्याख्या करनी है तो इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दी जाएगी। और इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो लेखक के अनुसार इसका उत्तर होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। लेखक के अनुसार लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो कमियां उनके अंदर हैं उसकी पूर्ति वे अन्य लोगों के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह है ममता शीर्षक पाठ से। और ममता शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी। आपको किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है जिसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से एक बार और देख लीजिए। इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपके पूरे पूरे ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इस पद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है? सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे इस तरीके से, इसके बाद संकेत हेडिंग डाल देंगे और इसके बाद आप पद्यांश के शुरुआत के जो शब्द हैं चरण कमल बंदो हरिराई और अंतिम के जो शब्द हैं बंदो तेहि पाई, काले पेन से इस तरह से लिख दिया गया। जिस भी पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखिएगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित
पद आप काले पेन से लिखिएगा, क्योंकि पाठ या शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। पाठ से उद्धृत है, इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। तो सेम इसी तरह से जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, एग्जामिनर खुशी खुशी आपके पूरे पूरे 2 नंबर पद्यांश में जो संदर्भ आधारित प्रश्न होता है उसके दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश कितना है? बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चलें सिर छत्र धराई। जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाल देना है आप सभी को। और इसकी व्याख्या क्या होगी? प्रस्तुत जो पद्यांश है, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र यानी छत्र, सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर। आपको मैं बता दूं, वन पथ पर शीर्षक पाठ से। इस पाठ के रचनाकार हैं तुलसी दास जी। कौन है रचनाकार? तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 5 अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आपको करना है? तो यहाँ पर मैं आपको पहला ही जो गद्यांश है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यहाँ पर आप लोग इसका जो है हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसी के माध्यम से इसका यानी गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा वाला आप कर रहे हैं तो अथवा आप डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है? गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? यहाँ पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते, और अंतिम के शब्द क्या हैं? भाषायाम कारिता। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, शुरुआत के शब्द ऐसा नगरी भारतीय और अंतिम के शब्द हैं कारिता, यानी अंतिम का शब्द क्या है? कारिता। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा में संकलित वाराणसी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। जिस पाठ से गद्यांश होगा पाठ का नाम यहाँ पर आप बदल देना, बाकी संस्कृत का कोई भी गद्यांश आए आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख दीजिएगा। अब इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। और आगे मेरे प्यारे बच्चों, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः। और इत एव अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। आगे मेरे प्यारे बच्चों है, मुगल युवराजः दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में जो संस्कृत का गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। और अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला है श्लोक यानी पद्यांश, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसको मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। 4 अथवा है इसलिए यहाँ पर 4 अथवा मैंने लिखा। 4 वाला कर रहा होता तो 4 वाला, यानी जो आप करेंगे उसी के अनुसार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। फिर शुरुआत के शब्द क्या हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। अंतिम का शब्द है दुख भाग भवेत। तो शुरुआत के शब्द सर्वे भवन्तु और अंतिम का शब्द लिख दिया काले पेन से भवेत। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है काले पेन से। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिख देंगे, के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। इसी तरह से किसी भी संस्कृत के पद्यांश का आप संदर्भ लिख पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपको पाठ का नाम बदल देना है, जिस पाठ का वो पद्यांश होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दी जाएगी। हिंदी अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग ध्यान देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब का कल्याण हो, यानी सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हैं। उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से ये रहे प्रश्न, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 का है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 5 नंबर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब याद कर लीजिएगा, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न यानी यहीं से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरह से हेडिंग डाल दी गई है। 6 का आप कॉपी के इस साइड में लिख देंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय दूसरे नंबर पर है, 2 नंबर डाल दिया, जयशंकर प्रसाद लिख दिया। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। अब ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी के इस साइड में ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिख देंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुशी खुशी आपको 5 नंबर दे देंगे। या तो आप ये चीजें आप ऊपर ही लिख दें, इसके बाद जीवन परिचय लिखें। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। जैसे कि जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 में। जन्म स्थान क्या है? काशी। पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई जयशंकर प्रसाद जी की? 8वीं तक। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त यानी एक घूट, कंकाल आदि। और मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप इधर जरूर लिख दें। फिर जीवन परिचय आप जरूर लिखें इस तरीके से, लेकिन ध्यान रहे आपको काले पेन का भी प्रयोग करना है। कुछ बच्चे जीवन परिचय जब लिखते हैं तो सारा का सारा जीवन परिचय नीले पेन से लिख देते हैं, जो कि गलत है। काले और नीले दोनों पेन का प्रयोग करिए। कहां पर करना है आपको? जब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लिखोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म
काशी, आप देख रहे हैं काले पेन से लिखा है, आपको भी लिखना है कि एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। महत्वपूर्ण चीजों को काले पेन से ही लिखना है आप सभी को। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का देहांत जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी तभी हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ और यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना का नाम आंसू और कामायनी। आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है। आपके पूरे 5 नंबर खुशी खुशी एग्जामिनर दे देंगे। बस आप इसी तरीके से लिखिएगा। 70 में 70 का स्कोर आप कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में। बस कॉपी लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हमें प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल देना है, फिर जिस नंबर पर जीवन परिचय है नंबर डाल देना है। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग आपको डाल देना है, फिर महत्वपूर्ण बिंदु जरूर आपको लिखना है। जैसे जन्म कब हुआ, सन 1532 में। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। भक्ति भावना इनकी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिखेंगे। फिर इसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद काले और नीले पेन का प्रयोग करते हुए लिखेंगे क्या, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण चीजों को आप काले पेन से जरूर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर खुशी खुशी आपको पूरे नंबर दे दें। यहाँ पर आगे आप देखेंगे, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। महत्वपूर्ण चीजों को आप काले पेन से लिखेंगे और जो अन्य चीजें हैं जिन्हें आपको नीले पेन से लिखना है वो आप नीले पेन से लिखिएगा। रचना हेडिंग डाल देना, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, वो है ये कि प्रश्न संख्या 4 में जो श्लोक पूछे गए हैं उनमें से ही कोई एक श्लोक लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर जो श्लोक पूछे गए हैं इनमें से कोई श्लोक नहीं लिखना आपको और श्लोक लिखना है। तो इसलिए आपको 3 श्लोक याद होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा श्लोक मैं आपको लिखकर बताने वाला हूं। यहाँ पर
प्रश्नोत्तर संख्या 7 आप हेडिंग डाल दीजिए। और यह श्लोक पेपर में नहीं आया है, इस मॉडल पेपर में आप देख भी सकते हो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुरु राजा कः आसीत्। और अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से है। प्रश्नोत्तर संख्या आप 8 डाल दें, फिर इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं यहाँ पर नंबर डाल दें और उसका उत्तर लिख लें। जैसे पुरु राजा एका भारत वीर आसीत, और यहाँ पर तीसरा नंबर मैंने डाल दिया 8 का तीसरा, चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता चासीत। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है। तो आप लोग पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर निबंध तैयार कर लो। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या से लाभ या हानि क्या है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध मैं आपको बता दूं, आतंकवाद कारण एवं निवारण। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे 9। फिर जिस विषय पर आप निबंध लिखने वाले हैं यहाँ पर विषय का वर्णन यानी कर देना है, उस विषय का नाम लिखना है। फिर रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद आप प्रस्तावना और अन्य हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है। 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 आएगा, प्रार्थना पत्र से संबंधित। इसका भी उत्तर आप लोग आसानी से कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।